हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 23 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाई है वो है टोक्यो में खेलों के महाकुंभ का शंखनाद आज, यानी कि आज से ओलंपिक 2020 जो 2021 में एक साल डिले हो रहे हैं उसकी शुरुआत होगी। कोविड-19 की वजह से पिछले साल इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष भी काफ़ी सतर्कता के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। पहली बार ओलंपिक के इतिहास में ऐसा होगा जब एक भी दर्शक स्टेडियम में मौजूद नहीं होंगे। देखिए, टोक्यो में शुक्रवार को ओलंपिक का आगाज होगा और कोरोना महामारी के कारण इन खेलों का आयोजन एक साल विलंब हो रहा है, जिसमें 206 देशों से 11,000 से अधिक एथलीट और 33 खेलों की 339 स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे, यानी कि भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह टोक्यो के राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। इस दौरान कोई दर्शक नहीं होगा, लेकिन 900 अधिकारी और पत्रकार मौजूद रहेंगे। इनमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ओलंपिक परेड और मार्च का पास्ट किया जाएगा। इस दौरान अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी, भी मौजूद रहेंगी, जिन्होंने कोरोना के बावजूद टोक्यो जाने का फैसला किया है। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे। तो मुक्केबाज मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। यह पहली बार होगा जब सभी देशों के 2 ध्वजवाहक होंगे। अभी तक सिंगल एक पर्सन होता था। परेड में भाग लेने वाले देश जापानी वर्णाक्रम के मुताबिक मार्च के लिए कतार में खड़े होंगे। इसमें भारत 21वें स्थान पर होगा। परेड में 6 अधिकारियों सहित भारत के 26 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें टेबल टेनिस से तीर्था मुखर्जी, मनिका बत्रा, जी साथियान और शरद कमल, इन सब के नाम हैं, आप देख लीजिएगा। शनिवार को कई भारतीय खिलाड़ियों के मैच हैं, इसलिए परेड के दौरान पूरा दल शामिल नहीं होगा। मनप्रीत को छोड़कर पुरुष और महिला हॉकी टीम, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, टेनिस और जूडो खिलाड़ी नदारत होंगे। तो सबसे पहले हम ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, ओलंपिक जो है वो 1896 से 2016 तक आयोजित हुआ है और अब 2020 वाला 2021 में आयोजित हो रहा है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा और खिलाड़ियों के बीच हुआ था। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित हुआ था। ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। याद रखिएगा, ओलंपिक पर्वतों पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 वर्ष के बाद किया जाता है, जो कि सीजन, मौसम के आधार पर होता है। ये जो ओलंपिक हो रहे हैं 4 साल पर हो रहे हैं, लेकिन 2-2 साल पर होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का अधिक महत्व है क्योंकि इसमें अधिक संख्या में खेल और देश हिस्सा लेते हैं, जबकि 4 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक जो यह भी 4 साल पे आयोजित होता है। इसके अलावा यूथ ओलंपिक और पैरालंपिक भी हैं, जिनके जो 4-4 साल पर आयोजित होते हैं। तो अब जैसे 2020 में आप कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना था, उसके बाद 2022 में शीतकालीन होना था। तो अब देखिए 2022 में ये हो पाता है या नहीं। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 32वीं बार ओलंपिक होंगे, लेकिन इस बार दर्शक नहीं होंगे, यानी कि ये जो ओलंपिक का क्रम है ये 32वां क्रम है, याद रखिएगा। 5 नए खेल, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल, ये शामिल किए गए हैं। 5 नए खेल। 1964 में भी जापान ने टोक्यो में ओलंपिक आयोजित किया था, यानी कि इससे पहले जापान में ओलंपिक कब हुआ था, तो 1964 में। 127 एथलीट के साथ भारत का अभी तक का ओलंपिक का सबसे बड़ा दल भेजा गया है। उसके बाद यहाँ पर खास बातें लिखी गई हैं, वो देख लीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बने पदकों के पीछे टोक्यो का लोगो है। आगे स्टेडियम के साथ विजय का प्रतीक माने जाने वाले ग्रीक देवी नाइक को दर्शाया गया है। जापान सरकार ने कोरोना रोकने को टोक्यो में आपातकाल लगा रखा है, जो पूरे ओलंपिक खेलों के दौरान जारी रहेगा। टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ है भविष्य और तोवा का अर्थ है अनंत काल। 1 साल से देर होने के चलते जापान को लगभग $3 बिलियन, करीब 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा है और इस तरह कुल मिलाकर 15.4 बिलियन डॉलर, करीब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं जापान ने इस ओलंपिक पर। लास्ट पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक में प्रायोजकों से $3.3 बिलियन, करीब 2,457 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो अभी तक के सबसे अधिक प्रायोजकों द्वारा कमाई जाने वाले खेल बने हैं। तो ये ओलंपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अमीर व गरीब के लिए अलग नहीं हो सकती न्याय व्यवस्था। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक मध्य प्रदेश का हत्या का मामला है जिसमें जो 2 पक्ष हैं, एक आरोपित है और एक आरोप लगाने वाला। तो जो आरोप लगाने वाला है उसने न्यायपालिका में जिस तरीके से दबाव बनाया, इसमें कोर्ट में दबाव बनाया, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि किसी भी व्यक्ति या समाज या जाति या धर्म के लिए न्याय व्यवस्था समान है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मामले में हत्यारोपित की जमानत रद्द करते हुए गुरुवार को जांच में पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये और प्रभावी व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका को दबाव में लेने पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में समानांतर 2 न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती हैं। एक जो व्यवस्था है वो साधारण लोग के लिए और दूसरी प्रभावशाली लोगों के लिए। एक उनके लिए जो साधन संपन्न राजनीतिक शक्ति रखने वाले हैं और प्रभावी लोग हैं, दूसरे वे जो छोटे साधनहीन लोग जिनके पास अन्याय से लड़ने और न्याय पाने की क्षमता नहीं है। कोर्ट ने जिला स्तर तक न्यायपालिका को राजनीतिक व अन्य दबाव से मुक्त रखने की बात कही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 750 करोड़ की लागत से लद्दाख में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के विकास के लिए पूरी ताकत से जुटी केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसे 2 और बड़े तोहफे दिए हैं। इनमें पहला करीब 750 करोड़ की लागत से बनने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके पहले चरण का काम अगले 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन का भी गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में लद्दाख को लेकर इन दोनों फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद यह पाया गया कि यहाँ उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष संस्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही लद्दाख को लेकर दूसरा जो बड़ा फैसला किया है वह स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़ा है। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। यह 25 करोड़ की पूंजी से अपना काम शुरू करेगा। इसका सालाना खर्च करीब 2.42 करोड़ का होगा। देखिए, लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व में स्थित एक ऊंचा पठार है जिसका अधिकतर हिस्सा 3000 मीटर यानी कि 9800 फीट से ऊंचा है। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में फैला है। अगर लद्दाख जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो इसकी कैपिटल लेह कारगिल है और ये यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं वो है स्टील सेक्टर में PLI मंजूर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि PLI क्या होता है। देखिए, PLI
जिसे हम उत्पादन आधारित प्रोत्साहन बोलते हैं। इस योजना का आरंभ 11 नवंबर 2020 को किया गया था, जिसके अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च किए जाएंगे। पीएलआई योजना 2021 के माध्यम से घरेलू विनिर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। पीएलआई योजना के माध्यम से नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी। उत्पादन के क्षेत्र में विकास होने के साथ ही लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति को सरलता से हासिल कर सकेंगे। देश को पीएलआई योजना से बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। घरेलू उत्पादन बढ़ने से अधिक निर्यात किया जाएगा और आयात में कमी आएगी, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल पाएगी। स्पेशलिटी स्टील यानी कि विशेष प्रकार के स्टील उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए गुरुवार को कैबिनेट कमेटी ने 6,322 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम की अवधि वर्ष 2023-24 में 27-28 तक 5 वर्षों की होगी। इस स्कीम के तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 5.25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होंगे। अभी विशेष प्रकार के स्टील का काफी मात्रा में आयात हो रहा है। वर्ष 2020-21 में 10.2 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया गया। इसमें से मूल्य वर्धित यानी कि वैल्यू एडेड और विशेष इस्पात का उत्पादन 1.8 करोड़ टन का था। बीते वित्त वर्ष में विभिन्न प्रकार के 67 लाख टन स्टील का आयात किया गया। इनमें से लगभग 40 लाख टन आयात विशेष इस्पात का था। इस आयात में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ था। वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 4.2 करोड़ टन होने का अनुमान है। इनमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के विशेष इस्पात की खपत घरेलू बाजार में होगी। नेक्स्ट न्यूज है, एमएसएमई के 13 लाख लोन अकाउंट की हुई रिस्ट्रक्चरिंग। तो सबसे पहले हमें एमएसएमई के बारे में जानना चाहिए कि एमएसएमई क्या होता है। तो एमएसएमई के बारे में जान लीजिए कि आम भाषा में इसे एमएसएमई कहा जाता है, लेकिन छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग क्षेत्र भी इसे बोला जाता है। सरकारी भाषा में एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है। एमएसएमई सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 29% योगदान करता है, यानी कि 29% योगदान करता है। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, यानी कि जितने छोटे उद्योग होते हैं उनसे स्वरोजगार तो होता ही है, उसके साथ जो लोग उन दूसरे लोगों को काम पर रखते हैं उससे रोजगार भी मिलता है। 27 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया जाता है। तो एमएसएमई डे कब होता है? 27 जून को। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई की भूमिका बढ़ गई है। इस अवसर पर कई तरह के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। आज के समय में एमएसएम की जो महत्ता बढ़ी है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकारी बैंकों ने अब तक 13.06 लाख एमएसएमई लोन अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग की है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को संसद में बताया कि वर्ष 24 जून तक एमएसएमई के इन अकाउंट के तहत 55,333 करोड़ रुपए कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। इसके साथ ही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 2 जुलाई तक 2.73 लाख करोड़ का कर्ज आवंटन हो चुका है। तो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है? देखिए, जो ECLGS है यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए दिए गए 2 करोड़ तक के लोन पर 100% गारंटी कवर दिया जाएगा। इस पर 7.5% की ब्याज दर तय की गई है। इसके अलावा सरकार ने ECLGS
1.0 स्कीम की अवधि को भी बढ़ाने का फैसला किया है। वर्ष 2006 ये जो ECLGS है के तहत MSME सेक्टर की कंपनियों को 4.5 लाख करोड़ तक का कर्ज वितरण होना है। इस कर्ज की 100% गारंटी केंद्र की होगी। एक सवाल के जवाब में राणे ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 16,688 करोड़ की मार्जिन मनी यानी कि MM से 96,97,612 यूनिट की स्थापना हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। तो पहला आर्टिकल है हमारा विजय गाथा लिखने को बेताब बेटियां, और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। देखिए, आर्टिकल में बेसिकली ओलंपिक में जो बेटियां या फिर लड़कियां या महिलाएं गई हैं उनके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है कि पहले जिस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया जाता था, उनकी भागीदारी कम होती थी, अब उनकी भागीदारी के साथ साथ उन पर पदक की भी जिम्मेदारी है। इस आर्टिकल में बताया गया है प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं उससे उन्हें कितना लाभ मिला, कितना लाभ मिलना चाहिए और आगे उन योजनाओं का महत्व किस तरीके से समाज में है और बढ़ेगा, इन सब बातों को इस आर्टिकल में कवर किया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में महिलाओं को सम्मान देने का एक अभिनव प्रयास किया है। इसे दुर्भाग्य कहिए या दूरदर्शिता का अभाव कि वर्षों से बेटियों को समाज में उनका उचित स्थान नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो बेटियों को जितनी ज़्यादा शिक्षा दी जाए, पहले तो उनकी जो लिंगानुपात है उनको बराबर किया जाए, यानी कि पुरुषों के मुकाबले जो आकलन है जनगणना के हिसाब से उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो समाज में वो हक पा सकें जिसकी वो हकदार हैं। देखिए, यह एक बैंक अकाउंट बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हमारे देश की बेटियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आरंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता पिता को धनराशि जमा करनी होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंगानुपात पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ये 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में लॉन्च की गई थी। ये जरूर याद रखिएगा, हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। आगे बताया गया है कि धीरे धीरे बदलाव आया है समाज में। माता पिता ने बेटियों को पढ़ने और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज वे हर क्षेत्र में सफलता की गाथा लिख रही हैं, दूसरे को प्रेरणा भी दे रही हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें अपनी बहनों और बेटियों को सभी शिक्षा क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का गर्व है। आज लड़कियां समाज के हर क्षेत्र और पहलू में प्रभावी तौर पर अपना कार्य कर रही हैं और छाप छोड़ रही हैं। भारत के पास 1951 देखिए यहां पर बताया गया है, भारत के पास 1951 के एशियाई खेलों की मैरी डिसूजा से लेकर पीटी ऊषा और साक्षी मलिक तक महिला खिलाड़ियों का इतिहास है जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। महिला खिलाड़ियों ने जो पहचान हासिल की है वह निरंतर और प्रगति की तरफ बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ और भी ध्यान दिया है। उन्होंने खेलों के प्रति व्यक्तिगत रुचि से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने की प्रक्रिया की गति तेज पकड़ी है। उनका हमेशा से मानना है कि लड़कियों को नए मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे
अन्य महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लक्ष्य को हासिल करने में कोई रोक ना हो पाए। अगर हम बात करें इसमें स्प्रिंटर दूती चंद की सफलता की कहानी कड़ी मेहनत और उनके महत्व को दर्शाती है। उनमें सफल होने का उनका दृढ़ निश्चय था और वह कभी अपने लक्ष्य के पथ से नहीं भटकी। वह एथलेटिक्स के एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं। उनके जैसे संकल्प रखने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई सीमा नहीं है, सारा आकाश उनका है। इसी तरह हमारी महिलाएं हॉकी टीम में जो सफलता हासिल कर रही हैं वह एक मिसाल है। उनके बेहतर प्रदर्शन का कारण एक ये भी है कि टीम की सदस्य अब जानती हैं कि मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनका सुनहरा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। देखिए, पहले के मामले में अगर हम देखें तो जो महिलाओं की भागीदारी है वो कहीं ना कहीं वाकई में बढ़ी है। पहले चुनिंदा ही महिलाएं खेलों में भाग लेती थीं, लेकिन आज हर क्षेत्र में, चाहे वो तीरंदाजी में दीपिका कुमारी हो, या फिर हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, तैराकी, इन सब फील्ड में, मुक्केबाजी, इन सब फील्ड में महिलाएं सिर्फ भाग ही नहीं ले रही हैं, उनसे पदक की भी उम्मीद है। क्योंकि इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों के मेरे द्वारा नाम लिए गए हैं, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पदक जीते हैं और भारत को मजबूत पेश किया है, या फिर अपनी महिलाओं की स्थिति को भी मजबूती से पेश किया है। हम पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा की उपलब्धियों को तो जानते ही हैं और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए उनके आभारी हैं। उन्होंने न केवल अपने लिए नाम बनाया है बल्कि बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने अपने खेलों को भी लोकप्रिय बनाया है। जब प्रधानमंत्री ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने उनका विशेष आभार भी व्यक्त किया। आगे बताया गया है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम अब देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले खेलो इंडिया कार्यक्रम क्या है? देखिए, देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थान पर खेलो इंडिया योजना बनाई गई है। तो और अधिकतर खिलाड़ी इसमें भारतीय खेल में प्रतिभागी बनकर उभरे, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। और इसमें ओलंपिक पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों को भी देश के प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा। सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड के समय सबसे बड़ी चुनौती खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने की रही है। इस दौरान हमारे खिलाड़ियों द्वारा हर चुनौती का मुकाबला पूरी मुस्तैदी के साथ करते हुए देखा गया है। उम्मीद है कि अभूतपूर्व सफलता इस ओलंपिक में हासिल होगी। तो ये आर्टिकल था ओलंपिक पर। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं कि बरकरार है अंग्रेजी की श्रेष्ठता, और ये आर्टिकल लिखा है शिक्षाविद जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे अभी भी अंग्रेजी शब्द को एक प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाता है। यानी कि अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पर हैं या फिर ऑफिस में हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको हे दृष्टि से देखा जाता है, और हिंदी माध्यम को मतलब एक कह सकते हैं कमज़ोर तबका माना जाता है, या फिर सोचा जाता है कि वो समाज में उस स्थान पर नहीं है, उसे उतनी शिक्षा नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं याद रखना चाहिए कि अंग्रेजी से ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भाषा चीन की, उसके बाद हिंदी का ही स्थान आता है। और भी क्या इसमें कमियां हैं, समाज में किस तरीके से अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है जबकि उसे उतना देने की आवश्यकता है या नहीं है, इन सब बातों को इस आर्टिकल में कवर किया गया है। बीते दिनों 40 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अनेक अवसरों पर यह चर्चा होती थी कि किस मंत्री ने किस भाषा में शपथ ली है। इस बार इस प्रकार की चर्चा में एक नया आयाम जुड़ गया जब नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के कुछ पुराने ट्वीट निकालकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा गया कि उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। बाद में एक पत्रकार सम्मेलन में उनसे इस विषय पर सवाल भी पूछा गया। यह अफसोस की बात है कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो केवल आलोचना के सहारे ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसमें दूसरे पक्ष के प्रति किसी शालीनता की अपेक्षा निरर्थक ही मानी जानी चाहिए। यह वर्ग अपने मन मानस में अंग्रेजी के ज्ञान को ही श्रेष्ठता का पर्याय मान बैठा है।
यह समूह उस ग्रंथि से बाहर नहीं निकल सका जिसे अंग्रेजों ने सुनियोजित ढंग से इस देश में पढ़े लिखे लोगों में सफलता के साथ स्थापित कर दिया था। इन्हें अंग्रेजों ने सिखा दिया था कि जो कुछ श्रेष्ठ और स्वीकार्य है तथा प्रगतिशील का घोतक है वह केवल पश्चिम की संस्कृति और सभ्यता में निहित है। अब इतनी बातें जब इसमें बताई जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि इंग्लिश जो है वो आपको ठीक है एक स्टैंडर्ड तक अगर आप मानते हैं कि ले जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी भाषा को निम्न समझें। आज किसी भी सरकारी संस्था में आप जाकर देख सकते हैं कि अंग्रेजी ना जानने वालों को उसके अंग्रेजी जानने वाले सहयोगियों यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि वह उससे श्रेष्ठ है। यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए और अगर किसी को इंग्लिश आती है और जिसको हिंदी आती है तो इंग्लिश वाला हमेशा ये जताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। देखिए, हिंदी वाले जो छात्र होते हैं वो जाहिर सी बात है, और सरकारी ऑफिसों में खास तौर पर हिंदी वाले ही छात्र नीचे से उठकर ऊपर पहुंचते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत मेहनत से मिलती है। कुछ गरीब से गरीब छात्र भी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं। उनके पास पढ़ने का समय होता है, इतना समय नहीं होता कि वो इंग्लिश सीखें। इंग्लिश पे वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। आखिर जो अंग्रेजी वर्ग उसको निम्न समझता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वो आपके साथ उस कार्यालय में बराबरी के दर्जे पर खड़ा है। इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें तमाम समृद्ध भाषाएं हैं, फिर भी हम अपनी ही मातृभाषा पर गर्व न करने वाले लोग आज भी बड़ी संख्या में हैं। आज़ादी के बाद भी भाषा को लेकर जो विकट स्थिति बाद की पीढ़ियों ने झेली, उसने शिक्षा में समान अवसरों के वायदे को धुंधला कर दिया। समाज का एक वर्ग अंग्रेजी की अनिवार्यता के विरोध में खड़ा होता रहा, मगर व्यवस्था की निरंतरता ने उस सबको हिकारत ही निगाह से देखा है। देखिए, यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है तो क्यों ना हिंदी के बारे में जान लें। हिंदी भाषा देखिए भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा है और समझी जाने वाली भाषा भी हिंदी है। अगर हम चीन की मंडारिन के बाद की बात करें तो जो लैंग्वेज है चीन की मंडारिन, उसके बाद विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी के अधिकतम शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इस भाषा को संबंध भाषा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, संबंध भाषा किसे बोलते हैं? हिंदी को। देखिए, हिंदी भाषा का जो इतिहास है लगभग 1000 वर्ष पुराना मान सकते हैं। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईस्वी में लगभग बोली जाती थी। उसके बाद इन सभी मुद्दों पर संसद में भी बहस हुई थी। 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। यानी कि भारत की आधिकारिक भाषा कब चुनी गई? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान द्वारा चुना गया। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आ गया, और प्रभावी कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। इसके अगर हम संवैधानिक जो हिंदी भाषा है उसकी संवैधानिक स्थिति की बात करें तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। अब ये राजभाषा बनी कैसे? काफी सोच विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। आगे आर्टिकल में बताया गया है, आजादी के पहले 3 दशक में स्कूल आने वाले अधिकांश छात्र
उस पहली पीढ़ी के थे जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसे विद्यार्थियों का कक्षा में उपहास उनके सहपाठियों द्वारा तो होता ही था, अनेक अवसरों पर कुछ अध्यापक भी झुंझलाकर यह कह देते थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। स्वतंत्रता के बाद, देखिए यहां पर, स्वतंत्रता के बाद भी नीति निर्धारण और उसका क्रियान्वयन उन्हीं लोगों के हाथों में बना रहा जो ब्रिटिश कार्य के अनुसार या उनसे प्रभावित थे, जो चाहते थे कि उनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी अपनी विशिष्टता का लाभ उठाती रहें, जो तभी संभव था जब सरकारी कामकाज और नौकरियों में अंग्रेजी को ही महत्व मिलता रहे। इस सोच में बदलाव आया और मगर अभी भी शिक्षा नीति इस स्थिति से उबरने का अवसर उपस्थित कराती है। क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी विषयों की शिक्षा देने की तैयारी हो रही है। मनसुख मांडविया जी से अनुरोध है कि वह अपने विचार अंग्रेजी में ही लिखते रहें। विचारों का गहराई महत्वपूर्ण है और अन्य सभी कुछ उसके समक्ष निम्न है या गौड़ है। तो ये दूसरा आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब शोभनीय आचरण, देखिए ये संसद में जो विपक्ष द्वारा कल आचरण किया गया है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को परेशान किया गया है, उनके हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए गए हैं। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए इंटरनेशनल पेज पर जो पहली न्यूज़ है कि अमेरिका ने माना अफगानिस्तान में बढ़ रहा तालिबान का दबदबा। अमेरिकी जनरल ने कहा है कि आतंकियों का 212 जिला केंद्रों पर कब्जा हो गया है। अमेरिका ने भी माना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि अफगानिस्तान में कुल 419 जिला केंद्रों में से 212 पर अब तालिबान का कब्जा है। अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही तालिबान रणनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने बुधवार को पेंटागन में पत्रकारों से कहा कि अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है, हम स्थिति की समीक्षा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन ने पाक में रोकी अरबों डॉलर की दासू जल विद्युत परियोजना। पाकिस्तान में बस पर हुए हमले में अपने 9 इंजीनियरों की मौत से नाराज चीन ने 50 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपैक परियोजना का कामकाज संभालने वाली संयुक्त समन्वय समिति की 10वीं बैठक स्थगित कर दी है। उसने अरबों डॉलर की दासू जल विद्युत परियोजना भी रोक दी है। निक्केई एशिया के मुताबिक कोसिस्तान जिले में चीन की अगुवाई में दासू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान हुए इस हमले में 9 चीनी इंजीनियरों समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इसे बस की तकनीकी दिक्कतों की वजह से हुआ हादसा बताया था। इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और विस्फोटक की जांच कराने की मांग की थी। तो ये आज का यानी 23 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।